एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अशोक के धम्म के बारे में, अशोक के मौर्य वंश के इतिहास में अशोक को पढ़ा था, अशोक के द्वारा किए गए महान कार्यों को पढ़ा था। और इसके अलावा अन्य जो मौर्यकालीन राजा थे या सम्राट थे या शासक थे, तो उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अब आज की इस क्लास में हम शामिल करने जा रहे हैं अशोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैंने वहां नहीं पढ़ाए, क्योंकि वहां पर इनको पढ़ने की बजाय इन्हें अलग ही तौर पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और काफी लेवल तक यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां तक देखा जाए तो हर एग्जाम्स के अंदर। इस वजह से इसे मैंने एक अलग टॉपिक के रूप में बनाया है, आपको समझने के लिए, समझने में भी आसानी रहेगी इस वजह से। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, अब हम आज की जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे अशोक द्वारा जो जितने भी निर्माण कार्य किए गए थे, उसके द्वारा जो निर्मित शिलालेख थे या उस स्तूप जो बनवाए गए, या इसके अलावा अशोक के धर्म से रिलेटेड बातें करेंगे आज की क्लास में। और ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए चलते हैं क्लास पर और शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है अशोक का धम्म और उसका जो किए गए उसके निर्माण कार्य हैं उसके ऊपर, यानी अशोक के द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं वो मौर्य कला को प्रदर्शित करते हैं, मौर्य कला को प्रदर्शित करते हैं। मौर्य काल के दौरान किस तरह की कला व्यवस्थित तौर पर थी, या फिर उसमें यूनानी कला का, ईरानी कला का, या उससे पहले जो आक्रमण हुए, या उससे पहले जो विदेशी आए, या उससे पहले जो प्रचलित कलाएं थी, तो उनसे किस तरह का प्रभाव मौर्य काल में भी देखने को मिलता है, वही चीज आज की इस क्लास में देख रहे हैं। मौर्य कला की बात करें तो शिलालेख और स्तंभों की स्पष्ट बात करेंगे, क्योंकि शिलालेख और स्तंभों से ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि अशोक से रिलेटेड हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि मौर्य कला में जो शिलालेख हैं, शिलालेखों की टोटल संख्या है 14 संख्या है। कितनी है? 14। और स्तंभ टोटल है 7। अब मैंने इनको अलग अलग डिवाइड किया है, तो उसी हिसाब से हम इसे डिस्कस करेंगे। अशोक द्वारा जो शिलालेख बनवाए गए हैं, उन शिलालेखों 14 शिलालेखों में सारे शिलालेखों की बजाय हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। इस वजह से मैंने इंपॉर्टेंस को ही शामिल किया है। जैसे पहले शिलालेख में लिखा गया था जिसमें पशु बलियों की निंदा की गई है, पशुओं की जो बलियां दी जाती थी देवी देवताओं को खुश करने के लिए, तो उसकी निंदा अशोक के पहले शिलालेख में की गई है। चौथे शिलालेख में भरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाने का जो अशोक का क्रम था, तो उस क्रम को चौथे शिलालेख में दर्शाया जाता है। पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की जो नियुक्ति की गई थी बौद्ध धर्म के अंदर, तो वो धर्म महामात्रों की जो नियुक्ति है, तो उससे रिलेटेड शिलालेख है पांचवा शिलालेख। और उसके बाद में सातवां और आठवें शिलालेख में तीर्थ यात्रा का वृतांत है, जहां अशोक अपने राज्याभिषेक से 5 और 10 वर्ष, 5 वर्ष के अंतराल में, पहले 5 वर्ष में, फिर 10 वर्ष में, फिर 20 वर्ष में, तो इस तरह से उसने तीर्थ यात्राएं की थी, धर्म यात्राएं की थी। तो उस धर्म यात्रा का जो वृतांत है वो आपको 7वें और 8वें शिलालेख में देखने को मिल सकता है। और इन्हीं सभी शिलालेखों में सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख है जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है कलिंग युद्ध एवं हृदय परिवर्तन वाला जो युद्ध है, हृदय परिवर्तन की जो वृतांत घटना है, जो वर्णन है, उसका वर्णन आपको कौन से शिलालेख में मिलता है, तो वो है 13वें नंबर का शिलालेख। ये आपको याद होना चाहिए। कलिंग युद्ध से संबंधित शिलालेख 261 बीसी में जो जिसका वर्णन मिलता है वो 13वें शिलालेख से मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब इन शिलालेखों की पुष्टि किनके द्वारा की गई, किन्होंने इन्हें पहली बार पढ़ा इतिहास में, तो ये सब चीजें भी जानना जरूरी है। शिलालेखों की खोज सन 1750 में, यानी 1750 में पाडेटी फ्रेंटलर नाम का एक इतिहासकार था, तो उन्होंने शिलालेखों की खोज करके बताया था कि भाई ये अशोक से रिलेटेड शिलालेख हैं। और पहली बार पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम है जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने 1837 में इस चीज को पढ़ा था, पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और समझ के बताया कि ये अशोक के शिलालेख हैं, अशोक से रिलेटेड शिलालेख हैं, मौर्य काल से रिलेटेड कला के शिलालेख हैं।
ठीक है। अब शिलालेखों पर लिपियां प्रयुक्त की गई हैं, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, जो यूनानी ग्रीक लिपियां हैं, तो उन सभी लिपियों की जो योजनाबद्ध तरीके से उनको काम में लिया गया है, यहाँ लिखा गया है, उन्हें यूज किया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। अब खरोष्टी और अरमाइक और ग्रीक लिपि की बात करें तो ये तीनों ही ईरानी और यूनानी लिपियों से संबंधित लिपियां हैं। तो यहां हम इस बात को कह सकते हैं कि जिस टाइम पीरियड से पहले, यानी मौर्य काल से पहले, जहां मगध पर यूनानी और ईरानी आक्रमण हुए, तो उन आक्रमणों की वजह से काफी प्रभाव मगध की संस्कृति पर पड़ा, मगध की कला पर पड़ा। तो इसी वजह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्हीं लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो ये लिपियां क्या है कि वो जैसे सिकंदर आया तो सिकंदर अपने साथ में खरोष्टी लिपि लेकर आया, अरमाइक लिपि लेकर आया, तो उसका यूजेज है जो अभी तक मगध में चल रहा था। ये दर्शाता है अशोक के शिलालेखों में जिन लिपियों का प्रयोग किया गया। इस घटना के माध्यम से हम कह सकते हैं कि यूनानी कला का प्रभाव मगध में मौर्य काल के कला में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। महलों की बात करें, राजप्रसाद की बात करें, तो पाटलिपुत्र से प्राप्त एक पत्थर और लकड़ी से बना हुआ एक बहुत बड़ा महल प्राप्त हुआ है, जिसमें 80 खंबे हैं। और लोक कला के क्षेत्र की बात करें तो अशोक से रिलेटेड यक्ष और यक्षिणी देवी की मूर्तियां मिलती हैं, जो कि एनबीपीडब्ल्यू द्वारा चित्रित हैं। ठीक है ना, उत्तरी काली पोलिस मृदभांड बोलते हैं इसको, एनबीपीडब्ल्यू। तो ये लोक कला का वर्णन है। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति जो मिलती है उससे पता चलता है, और जो महल मिला है उससे उसके महलों का वर्णन का पता चलता है, लकड़ी से बना हुआ और खंभों से बना हुआ। और शिलालेखों के बारे में जानकारी जो इंपॉर्टेंट है वो सारे शिलालेख मैंने आपको बता दिए हैं। और पूरे टोटल शिलालेख कितने हैं? 14 शिलालेख हैं। कुल शिलालेखों की संख्या 14 शिलालेख हैं। अब बात करें आगे की स्तंभों की, तो स्तंभों की कुल संख्या है 7। स्तंभों की कुल संख्या है 7। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ आपको देखने को मिल सकता है सारनाथ स्तंभ। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है। तो सारनाथ स्तंभ में 4 सिंह बने हुए हैं, 4 सिर बने हुए हैं। तो उन चारों सिरों का भी इंपोर्टेंसी है कि हाथी, घोड़ा, सिंह, बैल, ये चारों के मुंह बने हुए हैं। ऊपरी हिस्से पर तो 4 शेर बने हुए हैं और नीचे ये चित्र बने हुए हैं हाथी, घोड़ा, सिंह, बैल के, और उसमें एक नीचे बीचों बीच में 24 तिल्लियों वाला एक चक्र बनाया गया है। तो ये सारनाथ स्तंभ है जहां से ये पूछा जा सकता है। ऊपर आपको 4 सिंह मिलेंगे, नीचे उसके चित्र मिलेंगे हाथी के, घोड़े के, सिंह के और बैल के। ठीक है, इन 4 जानवरों के चित्र मिलते हैं। तो ये दर्शाते हैं कि उस काल में मौर्य कला के दौरान इनकी जानवरों की भी स्थिति बेहतर थी, यानी जानवरों का भी पालन पोषण को, मतलब लोग जानवरों को भी पालतू बनाया करते थे, यानी पशुपालन को महत्व दिया करते थे। गुहालेख की बात करें तो गुहालेख निर्मित किया था अशोक ने। तो बराबर पहाड़ियों में जो आजीवक धर्म था, तो आजीवक धर्म में भी के लिए भी बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने है जो कि वहां पर गुहालेख बनवाया था, उनके निवास से संबंधित कार्यों के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए। तो ये गुहालेख बनवाया था। और इसके अलावा उनके एक पौत्र थे जो कि 10वीं पीढ़ी से संबंधित हैं। दशरथ द्वारा नागार्जुन पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया गया था, वो भी आजीविकों के लिए करवाया गया था। ठीक है, तो ये गुहालेख हैं जिनसे इसके बारे में जानकारी मिलती है, अशोक के शिलालेख और स्तंभों के बारे में। स्तूप की बात करें तो सांची स्तूप और बरहूत स्तूप इंपोर्टेंट है। सांची का स्तूप जो कि 84,000 स्तूप हैं, वैसे तो कुल टोटल सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जो कि हमारे अलग ही मौर्य वंश से अलग हमें पढ़ना जरूरी था, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में बात करते हैं अशोक का धर्म, अशोक का धम्म। यानी अशोक पहले क्या है कि ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन कल्लण के राजतरंगिणी नामक साहित्य से यह मालूम पड़ता है, उस ग्रंथ से मालूम पड़ता है कि अशोक ने बाद में शैव धर्म को अपनाया। लेकिन शैव धर्म के बाद में उन्होंने, जब कलिंग युद्ध में इतना रक्तचार हुआ, चारों तरफ रक्त ही रक्त हो गया, तो उस घटना को देखकर उनका क्या है, हृदय परिवर्तन हुआ। और हृदय परिवर्तन के बाद में जब उन्होंने उपगुप्त नामक व्यक्ति से प्रवचन सुने तो उन्होंने अपने हृदय को परिवर्तित कर लिया और उन्होंने अपने धर्म को भी परिवर्तित किया और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। तो इसी वजह से हम पढ़ते हैं कि अशोक का धम्म क्या है। अशोक का धम्म देखते हैं कि सभी धर्मों का सार बौद्ध धर्म में दिया गया है, और उसके साथ साथ में जो बौद्ध धर्म है वो नैतिकता पर आधारित था। उसमें मूल चीजें हैं, इंसान को इंसान समझने वाली चीजें हैं। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए अशोक ने अपने धर्म को परिवर्तित किया। उन्होंने
जिस लड़के से मुलाकात नदी किनारे की थी, उस लड़के को भी देख करके, उसके ऊपर विचार विमर्श कर करके, उसकी बातों को सुनकर के उन्होंने अपने हृदय को परिवर्तन किया। इसके साथ साथ में ही ऐसा नहीं है कि अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए या धर्म के लिए कोई काम नहीं किए। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने क्या है कि अपना पुत्र और पुत्री थी महेंद्र, और पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो उन्होंने क्या है, धर्म प्रचार से संबंधित काम के लिए उन्होंने उन्हें श्रीलंका को भेजा था। श्रीलंका में भेजा था उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और दम महामात्रों की नियुक्ति की है। ये कार्य भी हम देख सकते हैं बौद्ध धर्म के लिए किए गए कार्यों में। शिलालेख, स्तंभ, स्तूप आदियों का निर्माण करवाया है। धर्म यात्रा मैंने पहले बताया आपको, 5 ईयर जो डिफरेंस है उसके अंतराल में देखने को मिलता है। 10 वर्ष में वो बोध गया गए सबसे पहले, उसके बाद में 20वें वर्ष में वो लुम्बिनी नगर में पड़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने धर्म यात्रा की या धम्म यात्रा की या बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रचार प्रसार के लिए काम किया था। बात करें जो इनकी जो धर्म यात्रा थी उसका क्रम है, तो पहले गया से कुशीनगर से लुम्बिनी पहुंचे, लुम्बिनी से कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु से सारनाथ, और सारनाथ से श्रावस्ती। तो ये क्रम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, ये भी याद होना चाहिए। तो इसमें भी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो बतानी जरूरी थी, इस वजह से मैंने इसे एक अलग टॉपिक दिया है, नाम दिया है, और आपको याद भी करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम पढ़ेंगे जो मौर्योत्तर काल है। मौर्य काल के बाद में ब्राह्मण साम्राज्य स्टार्ट हुआ, चोल वंश, संगम युग, जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। और इसी तरीके से आपके पूरे के पूरे जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसे समाप्त करेंगे, समाप्ति की ओर ले जाएंगे। और समाप्त करने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री के बाद में हम पढ़ेंगे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में हम जियोग्राफी की तरफ रुख करेंगे। हेलो दोस्तों, अगर आप कम समय में अपनी तैयारी को नई पहचान देना चाहते हैं और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं, तो पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। इस तरह की सभी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी आपको यूट्यूब पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दें, ताकि कम समय में तैयारी करते हुए आप अपनी सफलता को अचीव कर सकें। हेलो दोस्तों।